एक इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको मेनली इस बात पे समझाया जाएगा कि इनकम क्या है, कितने हेड्स में है, और फिर उसके बाद ये बताया जाएगा उसमें से कितनी इनकम पर हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे और बैलेंस कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स किस रेट के हिसाब से लगेगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन वो सब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो इनकम कैलकुलेट होनी है वो ऑब्वियसली किसी एक ईयर की होनी है। किसी एक ईयर में तुम कमाओगे, अगले साल उस इनकम पर टैक्स दे दोगे। बहुत सिंपल सी बात है। किसी एक ईयर में तुम कमाओगे और अगले साल उस इनकम पर टैक्स दे दोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकम टैक्स के रूल्स हर साल चेंज हो रहे हैं। इनकम टैक्स के रूल्स हर साल चेंज होते हैं। हर साल नया बजट आता है, हर साल नया फाइनेंस एक्ट आता है। कुछ चेंज हो जाता है, कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ ऐड ऑन हो जाता है। तो इसीलिए हम सिर्फ अपने ही ईयर के रूल्स पढ़ते हैं। और याद रख लो, अभी जो ईयर चल रहा है दैट इज 22-23। अभी तुम ध्यान से देखोगे तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 वाला ईयर चल रहा है। तो हमारा ईयर भी यही है। लेकिन ये कौन सा ईयर है? इस ईयर को हम बोलेंगे बच्चा असेसमेंट ईयर। यानी कि इस ईयर में हम आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और इस ईयर के रेट्स के हिसाब से हम आपसे टैक्स लेंगे। तो आपने पूछा कि अगर आप इस ईयर में टैक्स ले रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो कौन से ईयर की इनकम पर ले रहे हो? तो कॉमन सेंस है 2021-22, यानी कि लास्ट ईयर की जो मेरी इनकम थी उस पर टैक्स ले रहे होगे तुम। और इस ईयर को हम लोग जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई मैं पिछले साल की इनकम पर आपसे करंट ईयर में टैक्स ले रहा हूं। इसीलिए इनकम टैक्स में इसका नाम भी कर दिया गया प्रीवियस ईयर। तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे 2 मार्क्स का, आप समझो, ये प्रोविजन है जो आपसे थियोरेटिकली पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर और व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। प्रीवियस ईयर में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वो ईयर होता है जिस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट की जाती है और इस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर के रूल्स के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर जिस ईयर में इनकम अर्न करी, असेसमेंट ईयर जिस ईयर में इनकम असेस करी, कैलकुलेट करी। सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं बच्चों। यहां तक ठीक है बेटा? ठीक है। अब किसी ने पूछा कि सर ये जो आप कह रहे हो 2021-22 इसका क्या मीनिंग है? तो ध्यान से, द प्रीवियस ईयर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट विल बी एंडिंग ऑन 31 मार्च। यानी कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेगा। तो तुम्हारे सिलेबस का ईयर हो गया 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच में जो भी कुछ अर्न किया उसको पूरी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे और 22-23 में ये वाले ईयर के हिसाब से हम आपको टैक्स लगा देंगे बेटा। अब किसी ने पूछा सर क्या ये ईयर एज इट इज फॉलो करना है? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करता था ना, कोई चाहे तो दिवाली ईयर फॉलो कर लेता था, मतलब दिवाली से दिवाली, कोई चाहे तो होली ईयर, कोई चाहे तो अपना बर्थडे ईयर, कोई 1 जुलाई से 30 जून, कोई 1 मई से 30, कोई भी अपना ईयर कर लेता था फॉलो। लेकिन हमने रूल बना दिया, और ये बड़ी पुरानी बात है, जब मैं ग्रेजुएशन में हुआ करता था तब की बात है, कि एवरीवन हैज टू फॉलो अ यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। यूनिफॉर्म प्रीवियस, हर एक को जो प्रीवियस ईयर फॉलो करना है वो अप्रैल टू मार्च वाला ही फॉलो करना है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इनकम टैक्स में अपने ईयर को चेंज करने का। एवरीवन हैज टू फॉलो दिस यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। अब इसमें क्या हुआ, अब एक पर्सन ने बोला सर मैंने तो जॉब ही स्टार्ट किया 1 फरवरी को,
तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपने अगर जॉब स्टार्ट करी है 1 फरवरी को, तो आपका ईयर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी एंड एंडिंग ऑन 31 ऑफ। दूसरे ने कहा सर मैंने तो बिजनेस ही अपना 29 मार्च को स्टार्ट किया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट ईयर विल बी 29 मार्च टू 31 मार्च, यानी कि जब भी तुम्हारा ईयर स्टार्ट होगा उस ईयर से 31 मार्च को हम लोग उसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद अपने आप 1 फरवरी 31 मार्च चलता रहेगा। इस तरह से प्रीवियस ईयर जो है वो तुम्हारा वो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर रहेगा। जैसे बेटा सब ठीक चल रहा है? ठीक है ना? ठीक है। ये कुछ बेसिक बताए मैंने आपको कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज एन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, एवरीवन हैज टू फॉलो दिस यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। अब हम आपको जो टैक्स लगाएंगे ना बेटा, उसमें हम आपको कई कैटेगरीज में बांटेंगे और उन कैटेगरीज को बोलते हैं असेसी। जब हम तुमसे टैक्स लेंगे ना तो यू विल बी कॉल्ड असेसी। अब असेसी कितनी तरह के हो सकते हैं, या ये कहो कि हम लोग जो तुम्हें टैक्स लगाएंगे तो टैक्सेबल आइडेंटिटीज को हम बोल देंगे पर्सन्स। पर्सन्स कितनी तरह के हो सकते हैं वो सुनो। नंबर 1, हम तुम्हें इंडिविजुअल की कैटेगरी में टैक्स लगा सकते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस सी, मिस डी, मिसेस एफ। नंबर 2, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर तुम फैमिली बिजनेस कर रहे हो और वो तुम्हारा बिजनेस 4 फादर से चला हुआ आ रहा है तो हम आपको फैमिली बिजनेस की तरह से टैक्सेबल करेंगे। इन सबके रेट्स अलग अलग हो जाते हैं बेटा, इंडिविजुअल को किसी और तरीके से टैक्स लगेगा, एचयूएफ को किसी और तरीके से। इसी तरह से आप फर्म हो सकता है तुम लोग पार्टनर्स हो तो हम तुम्हें पार्टनरशिप फर्म की तरह से टैक्सेबल करेंगे। 4th है बेटा कंपनी, कंपनी में भी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। 5th है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें क्लब्स आ जाते हैं बच्चे, एसोसिएशंस आ जाती हैं। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में जैसे डीडीए आ गया, नोएडा अथॉरिटी आ गई, ये लोकल अथॉरिटी में कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर तुम किसी और एनी अदर, मान लो तुम ठीक काम कर रहे हो लेकिन इन 6 कैटेगरीज में नहीं हो, फिर भी तुम्हारी जुडिशियल, मतलब तुम कोई एक तरह से इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो जुडिशरी के अंदर ही आते हो, तो एनी अदर जुडिशियल पर्सन में हम आपको टैक्स लगा देंगे। लेकिन तुम्हें ये थियोरेटिकली सिर्फ इसको याद रखना है, ब्रॉडली तुम्हारे सिलेबस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल जो है वो तुम्हारे को हम्म अगर तुम इन 6 कैटेगरीज में कहीं सेट नहीं होते तो हम तुम्हें 7वीं कैटेगरी में लगा देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इंडिविजुअल ही तुम्हारी मेन टैक्सेबल आइडेंटिटी है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है बेटा? अब मैं उस चैप्टर पे एंटर करने जा रहा हूँ जो बेसिकली हमारी क्लास में चल रहा है। ठीक है? एफ, ठीक है ना? तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, सब ठीक है ना? क्लियर है ना? दोबारा बोलो। ठीक है बेटा, गुड। अब जो इनकम के हेड्स हैं हमारे इंडिया में, तुम जितनी भी इनकम अर्न करते हो, इंडिया में तुम जितनी भी इनकम अर्न करते हो उसको हम लोग 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4, कैपिटल गेन्स। एंड नंबर 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारे लिए ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनर्स में होते तो ये वाला टॉपिक पे और इस वाले टॉपिक पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बेसिकली सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और हमारी क्लास में जैसे इस टाइम टॉपिक चल रहा है सैलरी,
तो मैं तुम्हारे को इस टॉपिक के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। सैलरी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं अब तुम्हारे को पहले ये बताऊंगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। उसके लिए बेसिक थियरी पॉइंट ये है कि पे करने वाले का और रिसीव करने वाले का रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। पेयर एम्प्लॉयर होना चाहिए और रिसीवर एम्प्लॉय होना चाहिए, तो ही जो तुम इनकम रिसीव करते हो वो तुम्हारी सैलरी। अब सैलरी के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि हम तुम्हारे को फॉर्म्स ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। कितनी तरह की फॉर्म्स ऑफ सैलरी हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेटली इसमें 20-21 पॉइंट है बेटा। नंबर 2, हम आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या देते हैं। जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयर हो, तुम एम्प्लॉय हो, और मैंने तुम्हें करंट ईयर में यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया। अब हर साल थोड़ी दूंगा या हर महीने थोड़ी दूंगा, तो जो रेगुलर बेसिस में दिया जाता, जो कुछ खर्चों को कवर करने के लिए दिया जाता है, जो सैलरी का पार्ट एज सच नहीं बनता, उसको हम बोलते हैं अलाउंस। अलाउ करते हैं हम तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे को रहने के लिए घर दे दूं, ड्राइवर दे दूं, गाड़ी दे दूं, और उसका खर्चा मैं करता रहूं, तो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटीज फॉर विजिट्स। तो ये सब अप्रोक्सीमेटली 15-20 फॉर्म्स ऑफ सैलरी, 15-20 अलाउंसेस, 15-20 विजिट्स पढ़ने हैं। ये तुम्हारी बनेगी बेटा ग्रॉस सैलरी, और फिर इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये आपको आगे चल के बताएंगे, माइनस करेंगे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन है कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सैलरी। तो फॉर्म्स ऑफ सैलरी में जरा ध्यान से समझना बेटा। बेसिक पे, जो आपको हर महीने बेसिक मिलना है वो तो है ही। डियरनेस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता या डियरनेस पे, ये भी फुली टैक्सेबल होता है बेटा, ये भी फुली टैक्सेबल होता है। कोई भी बोनस मैं तुम्हें दूं, वो भी फुली टैक्सेबल होता है। कोई भी फीस मैं तुम्हें दूं एज एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, मैं कोई भी तुम्हें कमीशन दूं, रेमुनरेशन दूं मैं तुम्हारे को फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटीज, अगर तुमने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज करी हैं, फॉर एग्जांपल तुम मेरे फाइनेंस के या मार्केटिंग के एम्प्लॉय हो और मैं तुमसे कुछ आईटी का काम भी करा लेता हूँ, और तुम एक्स्ट्रा ड्यूटीज के लिए मैं तुम्हें कुछ पे कर देता हूँ, वो भी तुम्हें फुली टैक्सेबल है बच्चे। इसके अलावा और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आगे चल के डिटेल में आएगा, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं जो आपको डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं है, इनकी कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी। एक है लीव सैलरी, एक है ग्रेच्युटी, और एक है पेंशन। ये 3 पॉइंट, ये मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है। और आगे चलकर बहुत आगे, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन आपको सिखाई जाएगी। लेकिन अभी ब्रॉडली ये 3 पार्ट्स हैं वो सिखाए जाएंगे। ये सारी चीजें हमारी फॉर्म्स ऑफ सैलरी में कवर होगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे ही बुक आपको मैं दिखाऊंगा तो वो चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। एक सेकेंड। अब फॉर्म्स ऑफ सैलरी में जैसा कि मैंने बताया, कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ये हैं कि हम हर एम्प्लॉय को हर साल में करीब 1.5 महीने की छुट्टी देते हैं। अब तुम अगर मान लो उस 1.5 मंथ में से तुमने 15 डेज का ऑफ ले लिया, 1 महीने की छुट्टी ली नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी, तो तुम चाहो तो साल के एंड में उस लीव को एनकैश करा लो और 1 मंथ की पूरी सैलरी एक्स्ट्रा ले लो। ऐसा नहीं करना चाहते तो 2 साल बाद या 3 साल बाद तुम्हारे क्रेडिट में जितनी भी छुट्टी पड़ी हुई है उन सबको कैश करा लो।
और ऐसा भी नहीं करना चाहते और तुम साल के एंड में, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर, जब तुम रिटायरमेंट के टाइम पर वो करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंडर तुमने 15, अच्छा यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट का मतलब एट द एज ऑफ 60 ही तुम जब मेरे पास से रिटायर होगे। हो सकता है मेरे पास 15 साल काम करो, मुझसे रिटायर होगे, दूसरी कंसर्न ज्वाइन कर लो। तो रिटायरमेंट के टाइम पे मान लो सारी छुट्टी इकट्ठी कैश कराओगे, ये तीसरा काइंड हो गया। आई रिपीट, हर साल साथ साथ ले लेते हो या 2-3 साल बाद ले लेते हो या इकट्ठा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेते हो, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। ध्यान से सुनना, अगर तुम लीव सैलरी ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सर्विस ले लेते हो, अगर तुम कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सर्विस में ही ले लेते हो तो दैट विल बी फुली टैक्सेबल, दैट विल बी फुली टैक्सेबल, तुम्हारी ग्रॉस सैलरी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेते हो तो इस केस में देखा जाएगा कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब तुम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो दैट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब नॉट टैक्सेबल, 1 रुपया भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, सारा आपके लिए टैक्स फ्री है। अगर तुम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेते हो, ध्यान से, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेते हो। अगर ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सर्विस ही ले लेते हो तुम, ये वाला केस में, तो चाहे तुम 1 साल बाद उस साल का ले लेते हो, 2 साल बाद इकट्ठा कर लेते हो, 3 साल बाद उनका ले लेते हो, तो वो तो फुली टैक्सेबल है, चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर तुम रिटायरमेंट के टाइम पर इकट्ठा ले रहे हो सारा, तो ये देखा जाएगा कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो दैट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड। और अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अब यहाँ पर जो रूल आ गया वो डिटेल्ड रूल है, ध्यान से समझना। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड बच्चों, वर्ड इज एग्जेम्प्टेड। जो अब मैं कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूं, इनमें से सबसे कम अमाउंट होगा वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस कुछ बचेगा तो वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। कैलकुलेशन पूरी करके दे रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर सबसे पहले शुरू करने के पीछे पर्पस ये है कि ये तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलना है इसका तुम्हारे को। नंबर फर्स्ट पॉइंट, 1 month एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed year of सर्वे, और शॉर्टकट में लिख देता हूं एट हिज क्रेडिट। इसका क्या मतलब है अभी समझा। नंबर 2, 10 months एवरेज सैलरी। देन उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, एक लम सम अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है 3 लाख रुपीस। और नंबर 4, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव। एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, 3 लाख रुपीस लमसम अमाउंट है, लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। लेकिन इसके कैलकुलेशन के लिए अब इसकी क्या डिटेल है वो भी बताता हूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा एवरेज सैलरी क्या होती है। हर एक चीज का स्टेप है बच्चों, लेकिन एक जगह पर एक स्टेप सीख लोगे तो आगे कम से कम 10 जगह पे वो काम आएगा। जिस डेट पर आप रिटायर हुए उससे पिछले 10 महीने काउंट। फॉर एग्जाम्पल आप 1 दिसंबर को रिटायर हुए तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरह से करते करते 10 महीने काउंट।
और मान लो 15 दिसंबर को रिटायर हो रहे हो तो दिसंबर के 15 दिन ले लो, फिर पीछे पूरे महीने, और लास्ट के बचे हुए के 15 दिन ले लेना। इस तरह से पिछले 10 महीने पकड़ने हैं। टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने की टोटल सैलरी उठाएंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वो तुम्हारी बनेगी एवरेज सैलरी। और पिछले 10 महीने की टोटल सैलरी में सब कुछ नहीं लेना, क्योंकि सैलरी के अंदर तो करीब 50-60 पॉइंट है। सैलरी के अंदर 3 ही चीजें लेनी हैं। एक तुम्हारा जो बेसिक पे चल रहा है, नंबर 2 डियरनेस अलाउंस, डीए बोलते हैं इसको, लेकिन ये भी 2 तरह का होता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बट हमें काउंट करना है खाली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इसके जैसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये सब पक्का हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें जैसे बड़ा लप्पा रूल है। और प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, क्योंकि टैक्स है बेटा, एक एक पॉइंट का यहाँ पे वो है, मतलब है। फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बेसिक पे पिछले 10 महीने की ये ऐड करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, एवरेज सैलरी आएगी, उस एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। और एक से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बेटा अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो तुमने मेरे पास करीब 20 साल काम किया, तो हर साल के लिए 1 महीना मतलब 20 महीने, और उसमें से तुम 4 महीने की छुट्टी ले चुके हो, तो बाकी बचे 16 महीने। तो 16 महीने की एवरेज सैलरी पॉइंट नंबर 1 में। इसकी डिटेल मैं तुम्हें नेक्स्ट मीटिंग में कराता हूँ बच्चा, इसको तुम यही